I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को साल 2024-2025 का बजट पेश किया। अब कुछ लोग इस बजट से खुश हैं, कुछ लोग नाखुश, लेकिन निर्मला सीतारमण ने एक ऐलान ऐसा किया है जिसको सुनकर सबको खुशी हुई, खासकर कैंसर के मरीज और उनके परिवार वालों को। दरअसल इस बजट में कैंसर की 3 अहम दवाओं पर लगी कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अब डिटेल में सब समझाते हैं, पर उससे पहले जल्दी से ये समझ लीजिए कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। जब भी हम विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं, जैसे कि दवा, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें, तब हमें सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब फर्ज कीजिए आपने 1000 रुपए की कोई चीज़ मंगवाई है, सरकार ने उस पर 500 रुपए की कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है, तो आपका टोटल खर्चा तो होगा 1500 रुपए, यानी वो चीज़ आपको 500 रुपए महंगी पड़ी है। अब कैंसर की जिन 3 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, ये भारत में नहीं बनती हैं, इन्हें कुछ विदेशी कंपनीज बनाती हैं, इसलिए इन्हें भारत में बनाने की इजाज़त भी नहीं है, बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। विदेशी दवाइयाँ हैं इसलिए महंगी हैं, ऊपर से अभी तक इन पर 10% कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती थी। नतीजा, ये दवाएं और महंगी पड़ती थी। कितनी? 5 से 6 लाख रुपए हर महीने। खुद सोचिए, कैंसर का कुल इलाज मरीज और उसके घर वालों को कितना महंगा पड़ता होगा। आज सेहत के इस एपिसोड में हम कैंसर की इन्हीं ज़रूरी दवाओं पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ये दवाएं कौन कौन सी हैं, किस तरह के कैंसर्स में काम आती हैं, अभी इनकी मौजूदा कीमत क्या है और कस्टम ड्यूटी हटने के बाद इनकी कीमत कितनी कम हो जाएगी। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक ले आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K, टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले नंबर पर है ट्रास्टुज़ुमैब डिरक्स्टरकैन, जिसको TDXT के नाम से भी बुलाते हैं। ये एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है जो HER2 न्यू सेल्स पर एक्ट करती है और इसका सबसे कॉमन यूज होता है ब्रेस्ट कैंसर में, खासकर उन केसेस में जब बाकी थेरेपीज फेल कर गई हों। इसके अलावा इसका प्रयोग हमेशा आमाशय या स्टमक कैंसर में भी किया जाता है एवं लंग कैंसर के एक टाइप में किया जाता है। अभी इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपया हर महीने आती है, जिसमें 10% कस्टम्स ड्यूटी इंक्लूडेड है, जो अब गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी है। दूसरे नंबर पर है ऑसिमेटिनिब। ऑसिमेटिनिब भी एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है जो EGFR सेल्स में यूज की जाती है और इसका सबसे कॉमन यूज होता है लंग कैंसर में। इसका जो प्रयोग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से जो कैंसर ब्रेन में स्प्रेड कर चुके हैं उसमें विशेष रूप से ये उपयोगी हो जाती है। इसके अलावा अभी इस मेडिसिन की जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 4 लाख रुपया हर महीने आती है, जिसमें अगेन 10% कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है, जो अब कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है डुरुलमैब। ये एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर कर कैंसर सेल्स को मारती है। गॉल ब्लैडर कैंसर, गर्भाशय या यूट्रस के कैंसर में, लिवर कैंसर में, लंग कैंसर में तथा कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स जो TNBC भी कहते हैं, उनमें इसको यूज किया जाता है। इसकी कीमत अभी लगभग 2 लाख रुपए है और जो हर महीने की आती है, तथा इसके अंदर भी 10% कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है, जो अब कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जैसे कैंसर की इन 3 दवाओं पर ये कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, उम्मीद है सरकार आगे ऐसी ही और ज़रूरी दवाओं से भी कस्टम ड्यूटी हटाएगी, ताकि मरीज और उनके परिवार वाले बिना कंगाल हुए ज़रूरी इलाज करवा सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। ब्लैकहेड्स यानी कि कील से परेशान है, जानिए बिना अपनी स्किन की ऐसी की तैसी किए इनसे कैसे निपटे। अगर आप भी ब्लैकहेड्स जिसे कील कहते हैं उनसे बहुत परेशान हैं, तो हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही काम की टिप्स हैं।
ये हमें बताई डर्मेटोलॉजिस्ट दीपाली भारद्वाज ने। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्लैकहेड्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं, इनसे ऑयल निकलता है। ये हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल होता है। कई बार इस ऑयल से ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। स्किन के सेल्स जो हर कुछ दिनों में अपने आप झड़ते हैं वो भी इनमें फंस जाते हैं। फिर जब ये पोर हवा के संपर्क में आते हैं तो काला पड़ जाता है। अब यही है ब्लैकहेड्स। ये अक्सर नाक के बगल में, ठुड्डी और गालों के बीच होते हैं। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें ये दिक्कत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे ब्लैकहेड्स ख़त्म हो सकते हैं। डॉक्टर दीपाली कहती हैं कि ब्लैकहेड्स या कील हटाने के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड वाले क्लेंजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड से स्किन पर जमा एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद मिलती है। ये पोर्स के अंदर तक जाता है, जो गंदगी जमा है उसे साफ करता है। इसके अलावा आपको हफ्ते में एक बार चेहरे पर स्क्रब जरूर लगाना चाहिए। इससे डेड स्किन सेल्स अच्छे से साफ होते हैं। मार्केट में हर तरह की स्किन के लिए स्क्रब्स मौजूद हैं। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। अब साबुन के बजाय आप फेस वॉश का इस्तेमाल करिए। ऐसा फेस वॉश जिसमें AHA या फिर BHA हो। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये दोनों ही चेहरे को एक्सफोलिएट करते हैं, यानी इसे लगाने से चेहरे पर जमी जो डेड स्किन है वो निकल जाती है। साथ ही अगर स्किन में कोई अंदरूनी सूजन है, रेडनेस है, तो वो भी दूर होती है। आप चेहरे पर चारकोल मास्क भी लगा सकते हैं। इससे चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल जमा है, जो गंदगी है, वो सब साफ हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा चारकोल मास्क ना लगाएं। ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर लगा रहे हैं वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, यानी कि उनसे चेहरे पर मुहासे होने का रिस्क ना हो और पोर्स बंद ना हो। वहीं अगर आप मेकअप करते हैं तो रात में सोने से पहले हमेशा अपना मेकअप ज़रूर उतारिए। बिना मेकअप उतारे कभी भी सोने ना चाहिए, वरना धूल और गंदगी आपके पोर्स को बंद कर देगी और फिर स्किन पर ब्लैकहेड्स और एक्ने हो जाएगा। शरीर से ब्लैकहेड्स हटाने के लिए आप स्किन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 बार। इससे डेड स्किन हटती है, जो पोर्स बंद हैं वो खुल जाते हैं। जब भी स्किन ब्रश इस्तेमाल करें तो पहले स्किन को गीला कर लें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो ये टिप आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, स्किन ब्रश को केवल शरीर से ब्लैकहेड्स हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पर इसका इस्तेमाल नहीं करते। एक बात और, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ब्लैकहेड्स खरोचने लगते हैं, इससे स्किन पर निशान पड़ जाते हैं। इसलिए ब्लैकहेड्स को कभी खरोचे या नोचे नहीं, बल्कि जो टिप्स आपको अभी बताई गई हैं उन्हें फॉलो करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद है या पानी में? हर दिन बादाम भिगोकर खाया करो, दिमाग तेज होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। आपने बचपन में घर वालों से, रिश्तेदारों से ये सलाह खूब सुनी होगी। वैसे बादाम ही नहीं, कई और ड्राई फ्रूट्स भी हैं जिन्हें भिगोकर खाना चाहिए, जैसे कि अंजीर, खजूर, किशमिश, बादाम और अखरोट। इन्हें भिगोकर खाने से इनके फ़ायदे डबल हो जाते हैं। लेकिन आखिर इन ड्राई फ्रूट्स को भिगोएं किस में, यानी इन्हें पानी में भिगोना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर दूध में? यह हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स को पानी और दूध दोनों में ही भिगो सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जब ड्राई फ्रूट्स को भिगोया जाता है तो वो बहुत नरम हो जाते हैं। नेचुरल शुगर निकलने से उनका स्वाद बढ़ जाता है। उनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। जब इन्हें रात भर भिगोया जाता है तो इनसे फाइटिक एसिड निकलता है, जिससे हाजमा ठीक होता है। ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, भिगोने पर ये एक्टिव हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर और दिल की बीमारियां, इनका रिस्क कम करते हैं। पहले बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर खाने के बारे में। जब किसी ड्राई फ्रूट को पानी में भिगोते हैं तो वो ड्राई फ्रूट हाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी से फूल जाता है। अब जो लोग दिन भर ज़रूरत से कम पानी पीते हैं उन्हें ड्राई फ्रूट्स पानी में ही भिगोकर खाने चाहिए। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको पानी भी मिलता है। जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, यानी जो दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खा पी सकते, या फिर जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उन्हें भी ड्राई फ्रूट्स पानी में ही भिगोने चाहिए। देखिए, दूध में तो कैलोरी भी होती है, लेकिन पानी में बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे में जो लोग कैलोरीज कम से कम खाना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स पानी में ही भिगोएं। अब बात ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोने की। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि दूध में भिगोकर खाए गए ड्राई फ्रूट्स का स्वाद क्रीमी हो जाता है।
दूध में कैल्शियम होता है जिससे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनती हैं। दूध में प्रोटीन भी होता है जिससे मांसपेशियों में ताकत आती है। ऐसे में जब आप ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोते हैं तो ये सारे पोषक तत्व ड्राई फ्रूट्स में भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो लोग रोज़ दूध नहीं पी पाते हैं या अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स दूध में भिगोकर खा सकते हैं, लेकिन छुआरे और खजूर को दूध में नहीं भिगोना चाहिए। इन दोनों में आयरन ज़्यादा होता है और दूध में कैल्शियम, लेकिन जब इन्हें साथ में खाते हैं यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ना ही शरीर को सही से कैल्शियम मिल पाता है और ना ही आयरन, इसलिए छुआरा और खजूर को दूध में मत भिगोइए। एक ज़रूरी बात और, जब भी आप बादाम भिगोएं तो खाने से पहले उसका छिलका ना निकालिए। बादाम के छिलके में फाइबर होता है, जब आप छिलका निकालते हैं तो ये फाइबर भी चला जाता है, इसलिए बादाम को छिलके के साथ ही खाएं, बस छिलके को अच्छे से धोकर खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।